नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत। देश विदेश आज से एक नया कार्यक्रम हम शुरू करें। देश विदेश जिस साप्ताहिक कार्यक्रम होगा, और इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हम कभी देश की भी चर्चा करेंगे, विदेश की चर्चा करेंगे, और देश विदेश की जो चर्चा करेंगे, अगर विदेश की कोई बात होगी तो भारत पे क्या असर पड़ेगा, और अगर देश की बात है तो दुनिया पर उसका क्या असर। देश विदेश दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, परस्पर क्या असर पड़ेगा हमारे देश पर, और हम जो निर्णय ले रहे हैं उसका क्या असर पड़ रहा है दुनिया पर, इसको हम बात करेंगे। और आज के एपिसोड में जो है हम अमेरिका को लेकर के बात, और आज जो है दो महत्वपूर्ण खबर है। एक तो अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए, मतलब अमेरिका ने वापस हमला किया है ईरान पर, और हमला इसलिए किया कि ईरानी सेना ने अमेरिकन हेलीकॉप्टर पे हमला किया जो हॉर्मुज इलाके में था, और उसके जवाब में ईरान ने भी हमला किया, और बहरीन में जो अमेरिकी बेस था उस पर ड्रोन से हमला कर दिया ईरान। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि ये कोई युद्ध नहीं है, जो उसने किया उसका हमने जवाबी हमला किया है, और 2 सप्ताह में हम जो है ये अपनी जीत की घोषणा कर देंगे कि हम ईरान वॉर में जीत गए। और वो जो है अपने रिपब्लिकन जो पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने ये कहा कि ये जो है देखिए 2 हफ्ते में ईरान पर पूरी जीत का ऐलान करेगी। रिपब्लिकन रैली में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बढ़त बनाए हुए है और अगले 2 हफ्तों में टोटल विक्ट्री घोषित करेगा, और उन्होंने कहा कि इससे तेल की कीमतें भी नीचे आ जाएगी, यानी जो ईरान वॉर है उसका समापन कर देगा, ऐसा ट्रंप कर रहे हैं। क्या होगा देखते होगा। ट्रंप इन बीच बहुत कुछ कर चुके हैं, और ट्रंप की बातों को वहाँ की जो अदालत, अभी देखिए जो H-1B वीजा है उसको लेकर के ट्रंप ने जो है बंदिश लगाई थी, एक तरह से कहिए कि टैक्स लगाया, वसूल करने की बात कही थी, और उसमें आदेश था कि $1 लाख देना होगा ये जो H-1B वीजा है उसको लेकर। इसको खबर आ रही है कि इसको जो है अमेरिका के जो फेडरल कोर्ट है उसने रद्द कर दिया, और कहा कि ये जो ट्रंप ने जो घोषणा की थी $1 लाख वसूलने का आदेश दिया था ये गलत है, और बोस्टन कोर्ट ने कहा कि ये फीस नहीं बल्कि एक तरीके का टैक्स है, और इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद की मंजूरी जरूरी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने तौर पर ये कर दिया, लेकिन कोर्ट कह रही है कि इसके लिए संसद की जरूरत पड़ती है, संसद की मंजूरी जरूरी है। आपको पता ही है कि 2025 के सितंबर में ट्रंप ने घोषणा की थी कि जो कंपनियां H-1B वीजा पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देंगी उन्हें हर वीजा के लिए $1 लाख की एक्स्ट्रा फीस देनी होगी, और इसको लेकर के जो 20 राज्यों के अटॉर्नी जनरल है उन्होंने चुनौती दी थी, और कोर्ट में अब ये जो है फैसला है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस पे ट्रंप सरकार अपील कर सकती है। और ये जो H-1B वीजा है उसका भी थोड़ा मैं जिक्र कर दूं, ये अमेरिकी कंपनियां कुछ समय के लिए विदेशों से हाई स्किल वाले पेशेवरों को नौकरी पर रख सकते, ये प्रावधान हुआ। पहले H-1B वीजा आवेदन करने पर कंपनियों को 2,000 से $5,000 तक फीस देनी। ट्रंप के इस आदेश में $1 लाख की बात, इतना एक साथ मतलब 50 गुना 20 गुना, 2,000 जहां था वहां 50 गुना हो गए, और जहां 5,000 था वहां 20 गुना हो गए। तो उसको लेकर के, और इस वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है कर रहे हैं कि भारतीय IT और टेक प्रोफेशनल्स करते, भारत के लोग वहां जाते थे अमेरिकन, इसी वीजा के आधार पर नौकरी करते थे। और उसको जब अदालत में बहस चल रही थी तो ट्रंप सरकार ने वहां बहस में दलील दी कि H-1B सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा था, और अमेरिकी सरकार ने खुद कोर्ट में माना कि फीस बढ़ने के बाद H-1B वीजा के आवेदन तेजी से घटे। मार्च में प्रशासन ने बताया था कि 15 फरवरी तक सिर्फ 85 लोगों ने ही फीस जमा की थी, और H-1B प्रोग्राम के तहत हर साल 65,000 वीजा जारी किए जाते। इसके अलावा एडवांस डिग्री वाले विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए
20,000 और वीजा दिया। ये वीजा आमतौर पर 3 से 6 साल के लिए मंजूर होता था, और इससे भारत पे भी बड़ा असर पड़ा कि कई सारे भारतीय वहाँ जो काम कर रहे हैं तो छटने का दबाव आ गया। और उसमें ये है कि 60 दिन के भीतर अगर आपको दूसरी नौकरी नहीं मिलती है तो आपको भारत लौटना पड़ेगा। ये बात है। अब उसको लेकर के जो है कोर्ट ने सीधा रद्द कर दिया फैसला। और ये कोई पहला फैसला नहीं है ट्रंप का जो कोर्ट ने रद्द किया। इसके अलावा देखिए कि टैरिफ जो लगाया, रेसिप्रोकल टैरिफ 50%, कहीं 25% किसी देश पर, उसको भी गैर कानूनी बता दिया कोर्ट ने। इसके अलावा जनजाति नागरिकता को लेकर के, कानून को लेकर के जो इन्होंने ट्रंप ने फैसला लिया था, उसको भी कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। उसके अलावा कर्मचारियों की छटनी को लेकर, इतनी बड़ी सरकारी पदों की छटनी के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। यानी जो ट्रंप है उन पर लगातार वहां की अदालत उनके फैसले को रद्द कर रही है, और ट्रंप को लगातार झटका लगा। हम इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ में रहे विनय भाई है। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि विनय भाई जो है हमारे कार्यक्रम में आते रहते हैं, रात में अक्सर 9 बजे के कार्यक्रम में, और विदेशी मामलों की बेहतरीन जानकारी। विनय भाई, ये जो चौथी पांचवी बार है जब फैसले हैं ट्रंप के, जिसको वहां की अदालत ने, फेडरल कोर्ट में रोक लगाई, रद्द कर दिया, रोक नहीं लगाई, रद्द कर, खत्म, ये गलत है और आपके अधिकार में नहीं आता है। ये अधिकार जो है वो अमेरिकी संसद का है। क्या इसको ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जाए? हाँ, एक तरह से ट्रंप के लिए ये तो हार है ही, ठीक है ना। लेकिन इस हार के साथ ही आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो है अमेरिकी जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है ना। आप देखेंगे, अपने अपनी जानकारी में ही कहा कि जो है कि 19 राज्यों के जो है अटॉर्नी जनरल ने मिल करके इसके खिलाफ में मुकदमा दायर किया था, है ना। तो आप देखेंगे कि इसमें से जो अधिकांश राज्य, जो 19 जो राज्य हैं, वो राज्य जो हैं, मैं एक बार नाम भी आपको पढ़ देता हूँ ताकि वो आपके दर्शकों को भी जानकारी हो जाए। एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनॉय, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, मिनीसोटा, नॉर्थ कैरोलिना, ओरेगॉन, रोड आइलैंड, वर्मोंट और वाशिंगटन। ये 19 राज्य जो थे वो कैलिफोर्निया के साथ उन्होंने वो दायर किया था मुकदमा, है ना। ये जो राज्य जो हैं वो डेमोक्रेट है, डेमोक्रेट प्रभाव वाले राज्य है ना। आप भी देखेंगे कि अमेरिकन जो पॉलिटी है उसमें भी एक डिवाइड है ना। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के जो, हालांकि दोनों ही पार्टियों में सब तरह के लोग सपोर्टर होते हैं, लेकिन डेमोक्रेट के जो सपोर्टर ज्यादातर जो है वो रूरल बैकग्राउंड वाले लोग हैं, है ना। और वो जो है नहीं, डेमोक्रेट वाले जो लोग हैं वो अर्बन है ना, अर्बन है, और उनका जो अप्रोच है वो लिबरल है। और जो रिपब्लिकन है वो थोड़े कंजर्वेटिव है, रूरल बैकग्राउंड वाले, है ना। अब ये देखिए कि इसमें ये जो राज्य जो थे, इन इन राज्यों में जो जो मुख्य रूप से जो विरोध आया है वो ये आया है कि इन राज्यों में जो हेल्थ सर्विसेज हैं और जो एजुकेशन सर्विसेज हैं उसके लिए ट्रेंड मैन पावर की उनको कमी हो रही थी, ठीक है ना। और जब आप हेल्थ सेक्टर देखेंगे तो ये समस्या जो है सिर्फ यूएस में ही नहीं है, ये समस्या जो है यूरोप में भी है। आप देखेंगे कि ब्रिटेन में भी, यूएस में भी जो है भारतीय डॉक्टरों की बड़ी मांग है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर एक डॉक्टर को तैयार करने में और उसको स्किल से लैस करने में भारत के मुकाबले ज्यादा खर्च पड़ता है। तो इसीलिए वो यहाँ से उनको जो है आर्थिक रूप से, जो लाभकारी रूप से उनको अपने यहाँ बुलाते हैं। आईटी सेक्टर में आप देखिए कि आईटी सेक्टर में भी जो है क्यों भारतीय लोगों को एम्प्लॉय करते हैं H1 वीजा पे, क्योंकि ये एक ढंग से अमेरिका के हित में है, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारे यहाँ से जो सस्ते जो श्रम जाते हैं वो उनकी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव एज देते, क्योंकि उनका कॉस्ट कट करते हैं ना।
तो कंपनियों के लिए ये लाभकारी होता है। पर वो राजनीतिक रूप से जिनका जो रूरल बैकग्राउंड है और जो थोड़े कंजर्वेटिव है, उनको लगता है कि धीरे धीरे जो है ये हमारे देश को कमजोर कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लोगों का एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। तो ये एक जो है डिवाइड आपको दिख रहा है। पर ये एक ढंग से इस बात का भी सूचक है कि अमेरिका का जो दोहरा रवैया है ना। अमेरिका ये तो चाहता है कि जो दूसरे देश जो हैं उनके जो आर्थिक संसाधन है, उनके जो मानव संसाधन है, उनको कम लागत पे अपने यहाँ इस्तेमाल करे, पर वो साथ ही साथ जो है अपनी जो बढ़त या मोनोपोली या एकाधिकार वो बनाए रखना चाहते हैं। अमेरिका को बनाने में अमेरिका से बाहर के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आज अपने जो स्मॉल पॉलिटिकल गेन के लिए ट्रंप ने जो है मागा का नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट का नारा दिया, और वो चाहते हैं कि दोबारा से अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मजबूत हो जाए, वहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो जाए, और वो उसके लिए जो है वो पूरी व्यवस्था को ओवरहाउल करना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड को डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, अपने टर्म को डिक्टेट करना चाहते हैं। सालों साल आपने जो है डिक्टेट किया पूरी दुनिया को, आज भी आप वो करते हैं। हमारे लिए ये है कि राहत की बात ये है कि जो अमेरिका की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और उनकी जो जरूरत है, उसके हिसाब से अभी भी उनको हमारी जरूरत है। तो ये खींचतान वहाँ चलती रहे कि वहाँ जो डेमोक्रेट, बहुत सारे डेमोक्रेट ने तो विरोध किया ही, साथ ही कुछ रिपब्लिकन्स ने भी विरोध किया है जो इन इलाकों से थे, ठीक है ना। तो जो इन इलाकों के जो सीनेटर्स हैं उन्होंने भी विरोध किया। और ये डिवाइड जो है अमेरिकी सोसाइटी का, जो अर्बन वर्सेस रूरल का जो डिवाइड है, ये बहुत पीछे से जाता है। 1898 के आसपास से ही जाता है कि जो अर्बन जो सेंटर्स थे उनका जो उनके लोगों का जो हित था, और जो रूरल जो लोग थे उनका जो हित था, वो अलग अलग डाइवर्ज होता है। ये आप देखेंगे कि हर देश में, यूरोप में भी और उसमें भी हर जगह ये समस्या जो है बड़ी प्रमुखता के साथ सामने आ रहा है। और ये अमेरिका में भी ये आया है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि अमेरिका में भी हाल के दिनों में ट्रंप जैसे राइटिस्ट पॉलिटिशियन का तेजी से उभार हुआ है ना। और वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं कि वहाँ भी जो लिबरल पॉलिटिशियंस हैं और जो राइटिस्ट पॉलिटिशियन है, उनके बीच टकराव ऐसा हो गया कि आप देख रहे हैं कि ट्रंप जो है अपने शहरों में जो सेना को उतार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो माइग्रेंट पॉपुलेशन जो वहाँ गया है ना, और जिसका वहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान है, रातों रात ट्रंप जो है उन सबको अवांछित मान करके उनको बिल्कुल जड़ों से उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं। वो रेसिस्टेंस है, और ट्रंप जो है हर कीमत पे उसको पूरा करना चाहते हैं। तो ये जो है आज की हकीकत है ट्रंप जैसी राजनीति का। और एक और मैं आपको इसी का उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है। 1896 में एक जो मुकाबला हुआ था प्रेसिडेंशियल इसके लिए, जहाँ से ये डिवाइड जो जड़ा बड़ा स्ट्रांगली आया था, और एक स्टेटमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं कोट करना चाहता हूँ। विलियम जेनिंग्स ब्रायन और विलियम मैकिनले, ये दो जो लोग जो थे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। विलियम मैकिनले जो थे, जो इंडस्ट्रियल शिकागो था उसके वो कर रहे थे, और जो विलियम जेनिंग्स ब्रेयर जो थे वो रूरल एरिया के। तो एक जो इनके बीच में जो टसल चली, तो एक बहुत फेमस जो है क्रॉस ऑफ गोल्ड स्टेटमेंट था उनका, है ना। तो शहर इंपॉर्टेंट है कि गांव इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के जो बात चली थी, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था
कि burn down your cities and leave our farms, and your cities will spring again. But destroy our farms, and grass will grow in street of every सिटी इन दी कंट्री। उनका कहने का ये था कि जो हमारे खेत हैं, जो हमारे गांव हैं, वो आपके शहरों से पहले प्राथमिकता में है। अगर गांव और खेत बच जाएंगे तो आप अगर शहर को जला करके हमारे खेत को छोड़ देंगे तो आपके शहर दोबारा उगाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे खेतों को जला देंगे और शहरों को छोड़ देंगे तो क्या होगा कि आपके शहर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, वहां घास के जंगल उगाएंगे। तो ये जो टकराव है ना, ये टकराव आज की राजनीति में हर देश में हर जगह दिख रहा। अमेरिका में जो चल रहा है, जो गांव और शहर की आपने बात कही, हमारे देश में भी गांव शहर की बात चल रही है। बीजेपी अर्बन पार्टी, कांग्रेस जो है अर्बन और ग्रामीण दोनों उसके हैं। नेहरू ने ही यहाँ पे अर्बनाइज किया देश को। गांधी तो चाह रहे थे गांव को बचाया जाए, गांव के सहारे सारी चीजें बनाई जाए, लेकिन नेहरू ने शहरों को, औद्योगिकीकरण को ज्यादा महत्व दिया। बीजेपी अर्बनाइजेशन को जो है ज्यादा प्रमोट करती रही, भले सिद्धांत में कहती रही भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज है, भारतीय मूल्य, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य जो है वो गांव में ही बचेंगे, गांव से ही बचाए जा सकते थे, शहरों से नहीं। लेकिन बीजेपी शहरों में होगी और शहरों से अब होते हुए गांव की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, या ये जो अमेरिका और भारत के बीच का जो अंतर संबंध है गांव और शहर को लेकर के, अगर इसको भारत के संदर्भ में देखें तो आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, देखिए ये जो नीतिगत और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें जो एक चीज आकर के जो चीजों को डिसाइड करती है वो मिलिट्री पावर भी है ना। आप उसमें देखिए कि ये जो विश्व का जो निर्माण हो रहा है ना, वो समरूप शक्ति के हिसाब से नहीं हो रहा है और इकोनॉमिक फ्री थ्योरीज या रिलेशनशिप के आधार पर नहीं हो रहा। देखिए, हमको बाकी चीजें भी चाहिए, इंडस्ट्रियल वो चाहिए, उसके हिसाब से कंट्री का स्ट्रेंथ होता है, उसकी मिलिट्री पावर होती है। लेकिन जिस चीज का नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाया गया, ठीक है ना। जो एग्रीकल्चर में जिस हिसाब से वो जो उनको प्राइसिंग मिलने चाहिए थी, जो उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए था, टेक्नोलॉजिकल इनपुट होना चाहिए था, जो उनको बाजार के जो सरप्लस, बजाय इसके कि वहां के सरप्लस पॉपुलेशन को शहरों में लाने के, ऐसा किया गया कि गांव की इकोनॉमी को पूरी तरह से कमजोर करके जो इंडस्ट्री के शर्तों पे मजबूर होकर के काम करने वाले जनसंख्या को शहरों में जुटाया गया। और शहर जो है तेजी से बढ़े और असमानता भी तेजी से बढ़ी और उस जनसंख्या के बोझ से शहरों का फिर दम भी घुटने लगा। उनकी जो सिविक जो स्ट्रक्चर थी वो सब ढहने लगे, कॉस्ट वो बढ़ा। पर वो एक जो है नीतिगत वो फैसला है। भारत में भी ये समस्या जो है बहुत तीखी है। तो इसका जो राजनीतिक नुकसान ये हुआ है कि जो शहरी में जो पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन हुआ है और धीरे धीरे जो है वो जो शहरों का जो अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ा है, इससे उनके पास में जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक पावर रिलेशन हुआ है। शहरों की जो देश की अर्थव्यवस्था में या जो उसके राजनीतिक व्यवस्था में जो उनकी दखल जो थी, गांवों के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ गई है। और जिसको हम लोग प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप जो है वो गांव से आने वाले जो प्रेशर ग्रुप थे, जो थोड़े बहुत जो बड़े किसान थे, उनकी भी हैसियत लगातार गिरती गई और वो जो है लगातार शहरों की ओर शिफ्ट होते गए। जो छोटे और मझोले किसान थे वो उनको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होते रहे, पर वो उनकी
आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़े इस दिशा में संगठित रूप से प्रयास नहीं हुआ। और इन लोगों ने एक टेम्पलेट तैयार कर लिया जो हर देश में इस तरह से वो काम चलती रही कि कैसे उनको जो है उनके पॉलिटिकल पावर को कंटेन करके रखा जा सके। तो ये जो है भारत में भी हो रहा है। पर इसका नुकसान ये है कि चूंकि अमेरिका में जो फार्म पे डिपेंडेंट आबादी जो है बहुत छोटी है, तो उसका नुकसान जो है वहाँ की जो नीति है जो उसका वहाँ के राजनीति पे थोड़ा कम असर है। हमारे यहाँ जो है जो कृषि पर निर्धारित आबादी जो है वो बहुत बड़ी है, तो कोई भी नीति जो कृषि क्षेत्र को प्रभावित करेगी वो हमारी राजनीति को कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए फार्म सेक्टर में जो अमेरिका का जो हस्तक्षेप हो रहा है कि वहाँ के अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट हमारे यहाँ बिकेंगे, तो वो एक ढंग से जो है हमारे पॉलिटी पे अमेरिका के कंट्रोल को और ज्यादा बढ़ाए। तो ये जो H1 वीजा वाला जो मामला है, H1B वीजा, अब इसके बाद कहा जा रहा है कि जो है भारतीयों का जो खतरा था वहाँ पे, उससे बड़ी मदद मिल गई। अब वो वहाँ से छोड़ करके भारत नहीं आना होगा। प्लस जो एक रोक लगा दी गई थी कि अब इस साल जो है अब तक 68 के आसपास वीजा जो है अप्लाई हुए, जो कि हजारों में होते थे, 50-60 हजार वीजा अप्लाई होते थे। इतना फर्क नहीं, पड़ गया, पैसा खरीद। 1 लाख धनंजय भाई, 1 लाख डॉलर बड़ी रकम होती है। और खास करके जब आप वहाँ अमेरिका में नहीं हो और दूसरे देश में हो, भारत में हो, तो 1 लाख डॉलर जो है वो एक ऐसी जगह आप करो इन्वेस्ट करें वो जी। कठिन। जी बिल्कुल। तो भारत सरकार ने इस पर बात करने के लिए कुछ नहीं किया। भारत सरकार का मुझे कहीं नजर नहीं आया। अमेरिकी कोर्ट अगर नहीं करती तो शायद कुछ होता भी नहीं। तो इसको क्या कहा जाए कि भारत सरकार की विदेश नीति, या भारत सरकार ने ये पहल क्यों नहीं की कि अमेरिका से कहे कि इतना आप क्यों बढ़ा रहे हो, या भारत सरकार अपनी तरफ से कहे कि हाँ ये इतना पैसा अगर है तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसी कोई मतलब उसको लगा कि चिंता ही नहीं है कि भारतीय अगर आ जाते हैं तो आ जाए, हमको क्या करना। ये वाला भाव किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, वो उसमें ये है कि जो जो यहाँ के जो राजनीतिक नेता हैं उनका कितना कुछ दाव पे लगा हुआ है। क्योंकि वो जो प्रभावित होने वाली आबादी जो है वो इतनी बड़ी आबादी नहीं है जिससे उनकी राजनीति प्रभावित होती है। हाँ, वो उनसे होने वाला लाभ भले उनको चाहिए, ठीक है ना। दूसरी, रेमिटेंस तो बहुत है। एक तो दो फायदा मुझे दिखाई पड़ता कि एक तो हाँ, आपके यहाँ लोगों को वहाँ रोजगार मिल रहा, नौकरी मिल रही है, तो आपके पे लोड कम हो रहा है नौकरी देने का। दूसरा ये है कि वहां से भारी रेमिटेंस आपके पास आता है। ये भी एक बड़ा फायदा है। वही मैं बोल रहा हूँ कि हार्ड करेंसी उनको तो चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इनको लग रहा है कि जो जो दूसरे रास्ते हैं, लोन लेकर के ये सब करके हम उस खतरे को तो अपना सकते हैं, लेकिन हम इतना दबाव शायद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे नहीं डाल सकते कि वो हमारी बातों को मानने के लिए बाध्य हो, या इसको दाव पे रख करके हम कुछ सख्त कदम उठा पाए। इस स्थिति में नहीं है, खास करके तब जब हमारे पास बहुत सारी आंतरिक जानकारियां नहीं होती कि इस राजनीतिक पार्टियों की कौन कौन सी चीजें वहां दाव पे लगेगी। ये सरकार जो है वो खास करके जो क्राइसिस का इस्तेमाल जो है वो बहुत सफाई के साथ अपने राजनीतिक फायदे के लिए करती रही। तो उसमें ये भी एंगल आपको दिखता है। ये देखिए नहीं, यही। एक होता है विनय भाई, एक होता है कि आप जहाँ, भारत एक बड़ा देश है, अमेरिका के साथ बड़ा बिजनेस है उसके साथ। हम्म, अमेरिका और भारत का संबंध अब पुराने दौर में नहीं है, नए दौर में है। सबसे ज्यादा व्यापार हम कर रहे हैं वहाँ। हम यहाँ से प्रोफेशनल्स अपने भेज रहे हैं ट्रेंड करके। जैसा आपने कहा कि डॉक्टर को पढ़ाने का, इंजीनियर को बनाने का खर्चा उन देशों में बहुत होता है। हम अपने देश में बनाते हैं, पढ़ाते हैं और अपने लड़कों को छूट देते हैं कि जाओ आप दुनिया में जहाँ चाहो नौकरी करो, और वहां जाते हैं। तो इस तरह से तो भारत सरकार या भारत के प्रधानमंत्री के लिए बनता है कि अगर उनके पर्सनल कैपेसिटी पे या दबाव बनाने की बात नहीं है, ये कह तो सकते थे कि भाई इसमें थोड़ी रियायत दे दीजिए, इससे हमारे बड़ी आबादी प्रभावित हो जाती है और आपका भी इसमें नुकसान हो जाता है। दूसरी बात कि आप अगर भारत सरकार अगर
अमेरिका पे दबाव नहीं बना सकती थी, या अमेरिका से सहज इस तरह से मना नहीं सकती थी अपनी बातों से। तो ये हो सकता था कि $1 लाख अगर है तो हम $50,000 हम दे देंगे। ऐसी कोई सब्सिडी वाला प्लान कोई ले आते, कुछ और सहूलियत वाला, एकदम कोई चर्चा ही नहीं हुई इस पर। हाँ, वो बात अब जरूर ये है कि भारत सरकार इसको कितना स्ट्रेटेजिक मानती है, कितना अपने लिए जरूरी मानती, कितना उदारवादी है। देखिए, जब कॉरपोरेट्स की बात आती है तो सरकारें बहुत कुछ करती है, सब्सिडी देती है, बहुत सारा वो करती है, लेकिन नहीं, ये तो आरोप ही लगता रहा विनय भाई कि अडानी के लिए कहाँ कहाँ गए, कौन कौन देशों की यात्रा किया और क्या हाँ, क्या तो किया। वही वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो ये सब काम जो है, ये सब काम बड़ी आसानी से करते, क्योंकि इसका उनके यहाँ पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, खास करके इलेक्टोरल फंड्स के जमाने में। और स्ट्रेटेजिक जो चीजें हैं ना, वो सरकार बताती नहीं है। और लोगों के हित में वो कितना उदार है, ये सबको जाए। मैंने सरकार का जो एक कैरेक्टर है वो बहुत डिफाइनिंग होता है। देखिए, कई बार जब जब युद्ध होता है, कहीं युद्ध क्षेत्र में जब फंस जाते हैं भारतीय, जब गल्फ में फंसे थे तो बड़े पैमाने पे सरकार ने इन्वेस्ट किया ना वहां से लोगों को लेकर के, क्योंकि उसका जो राजनीतिक नुकसान जो था वो बड़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ उनको लगता है कि जो प्रभावित होने वाले आबादी जो है वो उतनी बड़ी नहीं है, और इसका जो पॉलिटिकल नुकसान होगा उसको हम अपने जो राजनीतिक प्रचार के माध्यम से शायद भरपाई कर पाएंगे। सरकार का जी जो यहाँ पे मंशा और कैरेक्टर दोनों साफ दिखता है। जी। दो छोटे छोटे सवाल और हैं विनय हम्म, भाई। एक तो ये है हम्म। कि ये जो वापस अमेरिका ने हमला किया, फिर ईरान ने हमला किया, और ईरान ने कहा है कि उसके विदेश मंत्री का बयान है कि ईरानी सेना हर हमले का जवाब देगी, और अगर अमेरिका सुरक्षित रहना चाहता है तो हमारा क्षेत्र छोड़ दे। उधर ट्रंप कह रहे हैं रिपब्लिकन रैली में कि 2 सप्ताह में जो है हम जीत का अनाउंस कर देंगे, टोटल विक्ट्री। क्या ये युद्ध बढ़ने का संकेत है, या ईरान बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है ऐसे ही लंबा चलता रहेगा, तो टोटल विक्ट्री कब आएगी पता नहीं। क्या आप एक समय तो लग रहा था कि अमेरिका इस युद्ध से वापस निकलना चाह रहा है, लेकिन फिर से ये हो रहा है, तो उसका मतलब क्या समझा जाए। देखिए, ये लड़ाई कभी भी हाई इंटेंसिटी पे नहीं जाएगी, एक बार, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आ, ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं, दोनों ही स्टेटमेंट दोनों जगह के नेता जो है अपने अपने यहाँ के डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। और थोड़ी बहुत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बनाए रखने पे, क्योंकि देखिए बहुत कुछ आपकी जो हैसियत जो है आर्थिक और सामरिक जो है, इस पे डिपेंड करती है कि आपकी साख क्या है, ठीक है ना। तो ईरान जो है, बजाय अमेरिका को जिसको बोलते हैं रणनीतिक नुकसान पहुंचाने के, उसकी ज्यादा कोशिश है अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचाने की, ठीक है। और इसीलिए अब जो है ईरान ने ये कोशिश बिल्कुल नहीं की कि उसके बहुत सारे हवाई जहाज को मार करके गिरा दे। उसकी कोशिश है कि जो अमेरिका से संरक्षित जो देश हैं और जो उसके सामरिक अड्डे गल्फ में हैं, उन देशों में जिसको बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुंचा करके उनके अंदर ये बात पहुंचाने की कि अमेरिका आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता है, और अमेरिका की साख गिराने की। एक ढंग से आप ये जान लीजिए, अमेरिका इसका दोहरा उपयोग कर रहा है, ठीक है ना। दोहरा उपयोग कर रहा है। एक तरफ तो ईरान को जो है स्लो ग्राइंडिंग में डाल रहा है कि ईरान धीरे 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 कमजोर हो रहा है। अब वो अपने गौरव के लिए लड़ रहा है, बहादुरी से लड़ रहा है, लेकिन उसका जो नुकसान है वो नुकसान डिस्प्रोपोर्शनेट है, हमारी जानकारी में नहीं है, ठीक है ना। अगर उसका नुकसान कम होता तो उसके बारे में बहुत सारी जो खबरें जो है मीडिया में होती, उसके ऑडियो विजुअल्स होते, फोटोग्राफ्स होते, है ना। लेकिन वो बिल्कुल ब्लैकआउट है। तो वहां पर जिस हिसाब से चीजें बदल रही है, वहां जो पॉलिटिकल क्लास है वो पूरी तरह से मिलिट्री के अंदर है। दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान जिन लोगों के ऊपर हमले कर रहा है, या अमेरिका है, या यूएई है, या बहरीन है,
वहां पे ये स्थिति नहीं है, वहां पे पॉलिटिकल क्लास बिल्कुल अपनी जगह पर है। उसकी कोशिश भले ये है जैसे बहरीन में है, बहरीन में सिया आबादी ज्यादा है, वहां सुन्नी शासक है ना। और मजेदार बात यह है कि गल्फ में जो है, बहरीन में जो वहां की स्थानीय आबादी है, स्थानीय आबादी से ज्यादा बाहर की आबादी है। तो और वो ज्यादा आर्थिक और सामरिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो अपने आप को रीअलाइनमेंट कर रहा है। ईरान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ये सारे देश जो हैं वो ईरान के प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकल करके जाए। ईरान ने जो इतने दिन से इन्वेस्ट करके जो अपनी साख बनाई है, और इसीलिए देखिए कि ईरान लगातार हमास के बाद हिजबुल्लाह के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है इजराइल का, उसको लेकर के ईरान बिल्कुल उस शर्त को न्यूक्लियर हथियार की तरह उस शर्त को बराबर बनाए रख रहा है कि युद्ध विराम तभी माना जाएगा जब इजराइल जो है हिजबुल्लाह पे आक्रमण बंद करेगा, है ना। क्योंकि ये जो है उसकी साख को पूरी तरह से खत्म करेगा, तो ईरान को अपने सहयोगी मिलने मुश्किल होंगे और उसकी ताकत घट जाएगी। तो इजराइल के लिए ये सवाल जो है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। उसको लग रहा है कि यहाँ से अगर हम पीछे मुड़ते हैं तो हमारे लिए आगे खतरा बड़ा होगा। ये हमारे लिए एक अवसर है। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये एक ऐसा अवसर है जो उसके राजनीतिक संकट को दूर करता है। ट्रंप के लिए मुश्किल ये है कि ये जो ईरान का युद्ध जो है उसके लिए राजनीतिक संकट बढ़ाता है। बाकी आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से अमेरिका की उसको बढ़ाता है। वहां जो है सामरिक और आर्थिक तो फायदा है, लेकिन जो पॉलिटिकल है वो नुकसान है। तो इसीलिए वो ट्रंप का ये कथन है कि 2 सप्ताह में जो है विक्ट्री हो जाएगी, उसके बाद ये चीजें बहुत अच्छी होगी। तो वो इसलिए वो ऐसा बयान दे रहा है। एक और है प्रश्न की बीच में चर्चा आई थी, अभी भी चल रही है, कि नेतन्याहू को ट्रंप ने डांटा गलियाया। खुद ट्रंप ने कहा कि हमने ज्यादा बोल दिया लेकिन हमारे दोस्त हैं। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दूरी बढ़ रही। ट्रंप अलग, ट्रंप चाह रहे हैं शांति हो जाए किसी तरह से, नेतन्याहू चाह रहे हैं कि अभी नहीं हो, अभी हमारा झगड़ा जारी रहे चूंकि गड़बड़ करेगा। क्या ट्रंप नेतन्याहू को किनारे करने की सोच रहे हैं? क्या उन दोनों के बीच जो दूरी की बात की जा रही है वो सही है या कोई रणनीति है? ये बिल्कुल रणनीति, ये हमारे जो वो बाहर वाले जो ऑडियंस है उनके कंजम्पशन के लिए है कि वो एक होप जिंदा है कि भाई यहाँ एक जगह है, जल्दी ही ये सब जो है वो दोनों अलग हो जाएंगे, वो है। पर अगर वो अलग हो पाते ट्रम्प, तो अभी तक अलग हो पाते, पर वो अमेरिका के जो हित हैं वो इजराइल के हित से अलग हैं। और इजराइल को जो आशंका थी कि अमेरिका इजराइल को कभी भी डंप कर सकता है, इसीलिए तो लड़ाई ये अभी शुरू हुई। सारी कवायद तो इसी की है कि यही एक राष्ट्रपति मिला है जो हमारे साथ अभी आक्रमण कर सकता है। लेकिन वो जो उलझे हुए जो जो सामरिक हित है ना, वो दोनों को खींच रहे हैं ना। तो इसलिए जो है अमेरिका उससे अलग भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इजराइल का होना जो है अमेरिका के दादागिरी की पश्चिम एशिया में सुनिश्चित करने की गारंटी है। अगर इजराइल वहां से चला जाएगा तो पश्चिम एशिया में अमेरिका के हितों की रखवाली कौन करेगा? तुर्की उसके साथ था, लेकिन तुर्की अपनी मनमानी करता है, ठीक है ना। सऊदी अरब और ये सब बीच बीच में अमेरिका को ये समझाते रहते हैं कि हम अपना पैसा निकाल लेंगे, है ना। तो उसको उसको एक जो पश्चिम एशिया में एक लठैत चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन इजराइल को ऐसा लगता है कि अमेरिका हमको लठैत के रूप में इस्तेमाल तो करता है, लेकिन वो ये चाहता है कि इसकी लाठी इतनी बड़ी ना हो कि कभी ये हमारे इजाजत के बगैर भी लाठी चला के 2-4 लोगों को अपने पक्ष में कर ले। ये अमेरिका की है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई, आपने पूरी स्थिति को समझाया। और जो देख रहे हैं आपका भी आभार, और अपने कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।